हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर नर्न्स इक्वेशन को डिस्कस किया था और नर्न्स इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन किए थे। और वैसे मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा नर्न्स इक्वेशन पे, पर आज वाली क्लास के अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उससे पहले हम सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं। बेसिकली किसी भी सेल का जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। और यह क्लियर है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस सेल है। ई सेल की वैल्यू ओवरऑल अगर इफ ई सेल इज पॉजिटिव तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, और ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो फिजिबल नहीं है। इसी तरह से डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस सेल है। डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाए एट इक्विलिब्रियम and delta G value is positive, so non-spontaneous. तो E सेल की वैल्यू पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, E सेल की वैल्यू नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G की वैल्यू 0 है, इक्विलिब्रियम पर है और डेल्टा G वैल्यू इज पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। ये हम 11th में थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पर भी गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल का जो रिलेशन है वो ये है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। और अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट ये है रादर देन स्टैंडर्ड स्टेट को छोड़ के बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। बट अगर स्टैंडर्ड स्टेट है तो डेल्टा जी नॉट। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। F is the Faraday constant, and n is the number of electrons which involve in balanced cell reaction, नाउ हमारे पास ये जिंक सॉलिड, जिंक प्लस 2 1m, कॉपर प्लस 2 1m, कॉपर सॉलिड। तो ये तो हो गया लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। E cell is cathode minus एनोड, जिसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 1.10 वोल्ट। तो इस सेल का स्टैंडर्ड टोटल ई सेल 1.10 वोल्ट है। और की तो ये स्पॉन्टेनियस सेल है ई सेल के हिसाब से। और अगर हमको इसी सेल का गिब्स फ्री एनर्जी पूछे तो गिब्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज गिब्स फ्री गैल्वेनिक सेल, तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी और व्हाट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल माइनस एन वैल्यू इज 2, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिंक से जिंक प्लस 2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर से कॉपर प्लस 2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन की वैल्यू क्या है,
जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर प्लस 2 की इसकी सेल रिएक्शन में। F इज 96500 कूलम इनटू E नॉट सेल 1.10। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, और सिंस डेल्टा G इज नेगेटिव, डेल्टा G नॉट ऑफ दिस सेल इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस। और अगर आपको डेल्टा, अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें तो नेगेटिव में ही आ रही है वैल्यू, तो ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। हम एक और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास E नॉट Fe प्लस 2 Fe नेगेटिव 0.44 वोल्ट है। E नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट है। तो ये दो डेटा दिए हुए हैं। मैं आयरन और कॉपर का इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप कर रहा हूं। तो क्लियर है कंसेप्ट कि जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, और जिसका हायर होगा वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये हमको वैल्यू गिवन है, और ये इसका मतलब लेफ्ट साइड में एनोड आ जाएगा, आयरन सॉलिड स्लैश Fe प्लस 2 0.1 एम ले रहा हूं मैं। एंड नाउ कॉपर प्लस 2 0.5 एम स्लैश कॉपर सॉलिड। अब यहां पर हमको क्वेश्चन ये है कि इस सेल का हमको क्वेश्चन सीधा है कि फाइंड आउट डेल्टा G ऑफ दिस सेल। फाइंड आउट डेल्टा G फॉर दिस सेल। इस सेल का हमको क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा G। तो जब हम डेल्टा G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा G के लिए हमको क्या चाहिए? माइनस NFE सेल। तो सबसे पहले डेल्टा G फाइंड करने के लिए हमको E सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज एनोड, तो यहां पर एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका? एनोड रिएक्शन वुड बी Fe सॉलिड Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड कैथोड रिएक्शन कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, सेल रिएक्शन जो बन जाएगा वो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Fe सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 कॉपर एंड Fe प्लस 2। ये ऑलरेडी सॉलिड है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा केस, मैंने क्या कहा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आए तो हम किसको डिस्कस नहीं करेंगे? सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इस प्रोडक्ट का हमने क्यों नहीं यूज किया? ये तो कॉपर है, कॉपर सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास 1, इसका एक्टिव मास 1, तो खाली ऊपर Fe प्लस 2 आ जाएगा और नीचे कॉपर प्लस 2 आ जाएगा। नाउ E सेल, E नॉट सेल माइनस 0.0591 एन log K।
first we calculate E naught cell. How to calculate E naught cell? E naught cell कैसे कैलकुलेट करेंगे? E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. See here, E naught cell कैथोड प्लस 0.34 minus 0.44. E naught cell is 0.34 plus 0.44. It comes out 0.78 पॉजिटिव आ रहा है. E naught cell is कम. E naught cell कितना आया हमारे पास? 0.78 वोल्ट फॉर दिस सेल. इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है. तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ 0.78 यहाँ पुट कर दी, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 एंड log वैल्यू इज log k. तो k की वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ. देखो आप, k की वैल्यू ये डाल दी, Fe+2 कॉपर +2. Fe+2 ये स्टैंडर्ड स्टेट में है ही नहीं. ये तो 1m होता है तो स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 0.5. अब मैं अगर इसको आगे सोल्व करूं तो ये वैल्यू ये आ जाएगी. इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं तो 0.78 दिस माइनस 0.0295 log 1/5. log की प्रॉपर्टी है, ये देखो मैं यहां पर ये माइनस है तो मैं इसको प्लस करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर तो 5/1 हो जाएगा. क्योंकि यह माइनस को मैंने प्लस किया तो ये वैल्यू इन्वर्ट हो गई, यानी 5/1 इक्वल टू 1 और सॉरी 5. अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो this value is comes out 0.78 plus 0.0295 into 0.7 into 0.7. तो यहां पर हमारे पास E सेल की वैल्यू कितनी आ गई? E सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई. इस सेल के लिए E सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई. Now E cell है, it is not standard cell. तो हमारे पास इस सेल का E सेल कितना आ गया? 0.78 प्लस 0.0295 इंटू 0.7. log 5 की वैल्यू 0.699 होती है जिसको मैंने 0.7 ले लिया. अब यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू E सेल की वैल्यू आ गई. लेकिन हमको क्या पूछा था? हमको इसने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज डेल्टा जी ऑफ दिस सेल. व्हाट इज डेल्टा जी ऑफ दिस सेल? तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज माइनस NF E सेल. नाउ माइनस n की वैल्यू 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं. आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कॉपर को, तो बैलेंस सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. इनटू फेराडे कांस्टेंट 96500 इनटू E सेल की वैल्यू. E सेल की वैल्यू कितनी है? 0.78 प्लस 0.0295 इंटू 0.7. ये वाली वैल्यू मैंने E सेल की डाल दी. अब अपन इस वैल्यू को, ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में ले ली, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस वैल्यू इज डेल्टा जी फॉर दिस सेल. डेल्टा जी फॉर दिस सेल, इस सेल की डेल्टा जी वैल्यू आ जाएगी. और इस सेल की जो डेल्टा जी वैल्यू आ गई तो वो क्लियर है, आपको दिख ही रही है. तो डेल्टा जी, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस डेल्टा जी ऑफ अबव सेल इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस.
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये सेल गिव्स फ्री एनर्जी के बेस पे आप एक्सप्लेन करो कि दिस सेल इज स्पॉन्टेनियस, और ये क्वेश्चन दिया होता है। तो हमको सॉल्व करके अब इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे, बस ये कैलकुलेशन करना है। तो कुछ कैलकुलेशन में इसीलिए इस वक्त बोर्ड पे अवॉइड करता हूँ कि इससे हमारा वीडियो बहुत लंबा, क्लास लंबी चली जाती है, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम में जो कैलकुलेशन आती है वो इस तरह से ट्रिकी होती है और सिंपल होती है कि वो अपन कर लेते हैं। हमारा पर्पस, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट और अप्रोच समझाना है। तो ये सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेल एट इक्विलिब्रियम और कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए, बहुत इसमें थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के हमारे कंसेप्ट्स काम आएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिंक सॉलिड का, जिंक सॉलिड इन प्रेजेंस जिंक +2 1m, कॉपर +2 1m कॉपर सॉलिड। ध्यान देना आप, ये एनोड, कैथोड और ये सॉल्ट ब्रिज, दिस इज सॉल्ट ब्रिज एंड एनोड कैथोड। एनोड का क्या होता है? एनोड का होता है लोअर आरपी। ध्यान से देखो आप, लोअर आरपी, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड होता है। कैथोड का क्या होता है? HRP। HRP मींस हाई रिडक्शन पोटेंशियल, LRP मींस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप देख लो, E नोट, E नोट, ये E नोट जिंक +2 टू जिंक, कॉपर +2 टू कॉपर। ये है नेगेटिव 0.76 वोल्ट और ये है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। अब ये सेल हमने स्टार्ट किया, जैसे ही सेल ये स्टार्ट होगा तो क्या होगा देखो, ये तो इनिशियली जैसे ही की ऑन हुई इसका, जैसे ही मैंने क्या किया, की ऑन किया, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर +2 डिपॉजिट हो रहे हैं। ये हम प्रीवियस कभी भी आप कोई भी मेरी क्लास, मेरी तो क्या किसी भी टीचर की क्लास, YouTube पे कोई भी वीडियो आप जब किसी टॉपिक का स्टार्ट करें तो आप फर्स्ट वीडियो से प्रॉपर्ली देखें। बहुत स्टूडेंट, बहुत व्यूअर्स क्या करते हैं, बीच में कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, फिर उससे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा। फिर वो वीडियो कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, आप उसको लाइक नहीं करोगे क्योंकि वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको उसके लिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना चाहिए, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप सीक्वेंस से लेंगे तो आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक वीडियो को 2-2 बार देख लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है अपना 100% देने की, नंबर 1। और नंबर 2, मैं पैरेलल क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहा हूं और फिर भी मैं टीचर के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी हूं, तो मेरे में एरर्स हो सकती है, क्या होती है मेरे से एरर। कभी अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बन पाता है या कभी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता हूं। तो जो भी लिमिटेशंस है वो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिमिटेशन लिखेंगे, मेरी कमियां क्या हैं, तो मैं उनको इंप्रूव करता जाऊंगा, वो आपको बेनिफिट देंगे। जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सेल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये तो है एनोड चेंबर, ये है कैथोड चेंबर। तो इस एनोड चेंबर में किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग गया,
जिंक प्लस 2 आयन इंक्रीज, जिंक प्लस 2 आयन क्या होने लग गए, यहां इंक्रीज होने लग गए विद टाइम। और यहां पर क्या होने लग गए, कॉपर प्लस 2 आयन विल डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ। अब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जो आरपी वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल आयन कंसंट्रेशन। आप देख लो, मैंने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि हम जब जिंक की रोड को 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी उसका कंसंट्रेशन 1 m की जगह 0.1 m देते हैं, तो 1 m पर रिडक्शन पोटेंशियल था, 1 m पर रिडक्शन पोटेंशियल था 0.76 वोल्ट, और यही 0.1 m पर -0.76 वोल्ट, कब, जिंक के इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, और 0.1 m होते ही यानी कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज हो गया, और ये तो हो गया था नेगेटिव 0.7895 वोल्ट, मतलब डिक्रीज हो गया था। 1 m कंसंट्रेशन पर तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.76 था, 0.1 m पर नेगेटिव 0.7895 था, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद मेटल आयन कंसंट्रेशन। यानी अगर मेटल आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा है तो उनको मालूम है कि रिडक्शन पोटेंशियल मेटल आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ठीक है। और ये वाला न्यूमेरिकल मैं पिछले क्लास में करा चुका हूं, नहीं तो अभी एक बार याद रख लो कि मेटल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब अपन यहां पर क्या देख रहे हैं, ये एनोड चेंबर है, एनोड चेंबर में जिंक प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां का आरपी वैल्यू क्या होगी, आरपी वैल्यू विल डिक्रीज विथ टाइम, आरपी वैल्यू विल बी डिक्रीज विथ टाइम, आरपी वैल्यू विल बी डिक्रीज विथ टाइम। और यहां पर क्या होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, क्योंकि आरपी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आरपी वैल्यू विल बी इंक्रीज विथ टाइम। और यहां पर क्या होगा, यहां पर तो मेटल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो आरपी वैल्यू इंक्रीज। तो यहां पर यहां पर जो आरपी हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर आरपी वैल्यू क्या होगी, आरपी वैल्यू विल बी डिक्रीज विथ कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जब वो आगे बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर ये आप देखो ये इंक्रीज हो रहा है, यहां आरपी डिक्रीज हो रही है, यहां आरपी इंक्रीज हो रही है, यहां आरपी डिक्रीज हो रही, सॉरी यहां आरपी इंक्रीज हो रही है, जिंक प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज तो आरपी इंक्रीज, या कॉपर प्लस 2 आयन डिक्रीज तो आरपी डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। अब हम क्या बोल रहे हैं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखते रहें। एनोड का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है और इसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये वैल्यू लोअर है और ये वैल्यू हायर है। तो क्या हुआ, टाइम के साथ ये वाली वैल्यू इंक्रीज होने लग गई, -0.76 वोल्ट वाली वैल्यू इंक्रीज होने लग गई, यानी एनोड का जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल था, एनोड का जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल था वो क्या हो रहा है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना चालू हुआ। देखो इसे रिलेटेड करो, रीजन ये रहा, जिंक प्लस 2 आयन बढ़ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। और अगर अपन कैथोड की बात करें तो कैथोड का हायर रिडक्शन पोटेंशियल था, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये मेटल आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और इस वजह से इसका आरपी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका डिक्रीज हो रहा है।
तो ये वाली वैल्यू लोअर से बढ़ना चाह, ये वाली लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू तो बढ़ने लग गई, यानी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होना चालू हुआ, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होना चालू हुआ, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होना चालू हुआ। तो आप समझे बात को कि यहां पर क्या है, यहां पर ये वाली सिचुएशन है, यहां पर ये वाली सिचुएशन है, ये है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ये है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो आप, ये हायर है, ये वैल्यू हायर है, ये नीचे, मैंने ऊपर हाथ रखा है मतलब ये हायर वैल्यू है और ये लोअर है। अब टाइम के साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है, ठीक है, और इधर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो टाइम के साथ क्या होगा, ये वैल्यू कम हो, जैसे ये वैल्यू कम होना स्टार्ट हुई तो आप ये देखा ना, ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई, दिस वैल्यू इज इंक्रीज एंड दिस वैल्यू इज डिक्रीज। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम पॉइंट पर पहुंचेगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो पहले कम था, वो रेगुलरली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ज्यादा था, वो कम होना स्टार्ट हुआ। यानी ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ना चालू हुआ, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज होना चालू हुआ। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस समय दोनों बराबर हो जाएंगे हम बोलेंगे सेल इक्विलिब्रियम पर आ गया। हम क्या कहेंगे, सेल इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो क्या होगा, मैं यहां क्या लिखूंगा, आफ्टर सर्टेन टाइम, after certain time, reduction potential of both electrode मतलब एनोड और कैथोड becomes same, एक ही लाइन में लिख देते हैं, becomes same। ये जो सिचुएशन हो गई, ये वाली जो सिचुएशन हो गई, जिस समय ये दोनों बराबर हो गए, जिस समय पर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, आफ्टर सर्टेन टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम सेम। तो हम क्या कहेंगे, इस समय हम बोलेंगे वी से दैट सेल एट इक्विलिब्रियम, सेल एट इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलेंगे, सेल इक्विलिब्रियम पर आ गया। आप ध्यान से प्रेजेंटेशन देखो, पोस्ट करके इसको ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम्स सेम, क्योंकि ये ज्यादा था ये कम था, सेल स्टार्ट हुआ, बराबर आ गए। यहां पर वापस बोल रहा हूं, यहां जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने लग गया। यहां पर कॉपर प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता, बिल्कुल सीक्वेंस पे लिख रखा, फिर नीचे लिख भी दिया। और जब सेल किस पर आ गया, जब सेल इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर सेल, इसका मतलब सेल जब इक्विलिब्रियम पर आया तो रिडक्शन आरपी लिख रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दोनों सेम हो गए, एग्रीड, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब जब दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो इस समय ई सेल क्या हो गया, 0। तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैंने क्या बताया, ई सेल क्या है, ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस एनोड, चाहे वो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में तो सुपरस्क्रिप्ट 0 लग जाएगी, और नहीं है तो ये है, तो ये तो स्टैंडर्ड स्टेट में है ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो 1m से बिगड़ चुकी, क्योंकि चेंज हो गई। तो अब ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज 0, यानी इस केस में ई सेल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। अब रटो मत में,
हमेशा बच्चों को कहता हूं आप रटो मत। स्टूडेंट क्या करता है भाई, इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू क्या होगी, 0। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उससे क्या हुआ, उसने कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। वो ये बोलेगा अरे ई सेल 0, मिस्टर एक्स टीचर है, उसने तो बहुत, ये तो 4 सेकंड में बात बता दी, और यहां पर तो बहुत लंबी चल गई, पर सीखा कहां आपने, यहां पर सीखा। आपको अब समझ में आया कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 क्यों होता है। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से क्रैक कर देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको डायरेक्ट रटा हुआ नहीं है। बाकी ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0, ओके, पर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई सेल इज 0, ये ई नोट सेल नहीं है। ई नोट सेल तो अपनी जगह कांस्टेंट है, किसी भी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है, जैसे ई नोट जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव 0.76 वोल्ट, तो वो फिक्स है। ई नोट कॉपर पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, जो गैल्वेनिक सेल है उसका ई नोट सेल कितना है, 1.10 वोल्ट, वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। ई सेल चेंज हो सकता है, ई सेल चेंज हो सकता है। नर्स इक्वेशन में हमने यही तो पढ़ा, ई सेल चेंज हो सकता है, क्योंकि ई सेल किस पे डिपेंड करता है, ई सेल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अगर इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी तो ई सेल चेंज होता जाएगा। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 क्यों होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो इसीलिए होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। अब सेल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, अब सेल में क्या नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब मैं ये वैल्यू नर्स इक्वेशन में लिख लेता हूं। नर्स इक्वेशन में जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो नर्स इक्वेशन क्या है, ई सेल, ई नोट सेल, मैं फिर कह रहा हूं ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, -2.303 RT बाय NF log K, log बेस 10 है। यहां log भी दो तरह का होता है, log E और log बेस 10। log कैलकुलेशन में भी सिखाऊंगा बाद में आपको, ई नोट सेल। अब मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या है, ई सेल इज 0, ई सेल की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 0 इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT NF log बेस 10 K, या 10 नहीं लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है। तो यहां पर ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर ई सेल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जस्ट डिस्कशन किया। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं, ई नोट सेल, ये ई नोट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT NF log K। अभी बात समझ में, मैं इस इक्वेशन में क्या किया, इन दोनों, इसको इधर ले लिया तो ई नॉट सेल की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इस वैल्यू को इधर ले ली तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, रीअरेंज करके लिख दिया। तो ई नॉट सेल का एक हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया, 2.303 RT NF log K। ध्यान दो अब हम, अगर हमारे को ई नोट सेल गिवन है, RTNF ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, जैसे गैल्वेनिक सेल है तो N की वैल्यू 2 है, फेराडे कांस्टेंट 96500, ROT अपनी जगह कांस्टेंट है, तो हम इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये रहा। अब हम इसी इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं वापस टर्न अप कर रहा हूं। इस इक्वेशन में ई नोट सेल है, अब मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई थ्रू आउट
दोनों तरफ से किससे करूं, माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, माइनस एन एफ से। तो ये वाली मेरे पास इक्वेशन है, ध्यान दें आप, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैंने, जो इधर लिखी हुई है वो वापस यहां लिख दी मैंने। ई सेल 2.303 RT एन एफ log के, मैंने क्या कहा, ये वाली इक्वेशन वापस लिख दी। अब मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एन एफ से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एन एफ से। किससे मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस एन एफ इधर भी दे दिया, माइनस एन एफ इधर भी दे दिया, तो दोनों साइड बैलेंस हो गई बात। अब जब दोनों साइड बैलेंस हो गई तो मैं अब इस एन एफ को इस एन एफ से तो कैंसिल कर ही सकता हूं। हम एक नई इक्वेशन बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी क्लियर होगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log K। आ गया हमारे पास, और नहीं भी तो मैं एन एफ को इधर लेके दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन ये मेथड यही सही है, माइनस एन एफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस, माइनस एन एफ। अभी अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, इट इज डेल्टा जी नॉट, इट इज डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट, और ये माइनस लगाना भूल गया मैं, ये माइनस है, ये रहा माइनस। तो एनएफ से एनएफ कैंसिल हुआ, माइनस थोड़ी कैंसिल हुआ, तो माइनस तो ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2.303 RT log K। हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको ध्यान हो तो 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन डायरेक्टली दी हुई थी। फिर मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि बेटा जब हम 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा। तो क्या होता है, बहुत बार 11th के अंदर हमको कुछ चीजें डाइजेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि 11th का जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर्स के बीच में कुछ नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो फर्दर स्टडीज यानी 12th से रिलेटेड होते हैं। तो वहां आप 11th में बहुत बच्चा इन चीजों को लेकर नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा ये है, आप ऐसा नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखें। आपके टीचर्स अच्छे हैं, जहां पर भी पढ़ रहे हैं वो सभी टीचर्स अच्छे हैं, खाली आपको फेथ करना है और फोकस करके उनके साथ चलना है, उन पे बिलीव करना है। अब देखो ये वाली चीज आपको 12th में समझ में आ गई। अब अगर 11th में आप डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव 2.303 RT log के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे सर में तो मुझे बताया ही नहीं, ठीक है, फिर आप 2-3 बुक्स देखते हैं, फिर ये वाला डेरिवेशन देखते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता, उल्टा आप डिप्रेशन में जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और आपका साइंस से एक तरह से या पढ़ने से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप फोबिया क्रिएट हो जाता है। तो आपका इसके फर्दर रिजल्ट्स पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है, और फिर टीचर्स चेंज करते हैं बच्चे, और बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाते हैं। तो ये देखो आप दोनों ई नोट सेल 2.303 RT NF log K, ये 11th में था फॉर्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ आपका। और 11th में तो हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर K की वैल्यू गिवन होती है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल जाती है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी होती है तो K की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, what is the relation between standard Gibbs free energy and equilibrium constant, and what is relation between standard E naught cell and equilibrium constant। ये दो important relation है। कॉम्पिटिटिव में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया था जो मैं करा रहा हूं, जेई मेंस 2015 में, और ये चीज एनसीईआरटी में भी है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, उनको ट्रिकी बना दिया जाता है, 2-3 कंसेप्ट मर्ज कर देते हैं, तो आपको लगता है एनसीईआरटी से बाहर है, कंसेप्ट वही था। ये है नॉन इक्वेशन, देखो आप जेई में 2015 का क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे इसको थ्रू आउट माइनस एनएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस एनएफ मैं एक बार वापस ये इक्वेशन लिख देता हूं, ई सेल
ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log base 10 K। ये क्वेश्चन मुझे इसीलिए याद है क्योंकि मेरे एक ही स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने कहा था ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, तो ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं उसने कहा था सर ये तो बुक में है ही नहीं, मैंने देख लिया। तो मैंने उसको कहा बेटा देख क्वेश्चन यही है लेकिन हमको अप्लाई करना आना चाहिए था। तो ये देखो माइनस एनएफ और माइनस एनएफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया मैंने, यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ थ्रू आउट माइनस एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्लियर है क्या किया मैंने इस इक्वेशन में, इनर्ट्स इक्वेशन को थ्रू आउट माइनस एनएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसकी जगह में डेल्टा जी लिख सकता हूं, ये ई नॉट नहीं है तो ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये एनएफ एनएफ कट चुका है, 2.303 आरटी log K। अब आप पूछेंगे सर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था। ऐसे उसने 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन बना रखी थी, ठीक है। अब किसी ने डेल्टा जी नोट इधर ले रखा था, डेल्टा जी इधर ले गया, कभी किसी ने यहाँ के की जगह कुछ और रख दिया, आरटी की जगह कुछ एग्जैक्ट 4 चॉइस तो मुझे याद नहीं है। तो उसने 4 ऐसे फॉर्मूले बना रखे थे और पूछा था कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो जो ये वाला फॉर्मूला सही है। आप भले गूगल पे सर्च कर सकते हो 2015 और उसमें जो क्वेश्चन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो है तो एनसीईआरटी का ही है, खाली क्या किया उसने, हमारे को अपना ब्रेन लगाना था कि जो नर्ड्स इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ से अगर हम माइनस एनएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस फॉर्मूले को गेट कर लेंगे। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए, तो उस और नहीं मुझे मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 8, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं 45 से 1 आवर के बीच में, वो मैं करवाऊंगा। बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, हम रीड करेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। उससे आपका क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। सो थैंक यू सो मच।